वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सीएम धामी की बड़ी पहल। सीएम धामी ने लॉन्च किया 164 वेब ऐप। तो भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए वेब ऐप लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड में पारदर्शी सरकार की तरफ बढ़ते कदम नजर आ रहे हैं। विजिलेंस विभाग ने बनाया है 1064 वेब ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो 1064 वेब ऐप तैयार किया गया है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को बनाने के लिए। शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण होगा इस वेब ऐप के जरिए, ऐसी कोशिश रहेगी। तो शिकायतकर्ता को मिले शिकायत का पूरा अपडेट, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। उत्तराखंड में पारदर्शी सरकार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विजिलेंस विभाग की तरफ से बनाए गए ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 लॉन्च किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं उनका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। अगर किसी भी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है तो उसे सीएम हेल्पलाइन और संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता की तरफ से जो शिकायत की गई है उसकी स्टेटस अपडेट की पूरी जानकारी उन्हें मिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता विभाग के 2 इंस्पेक्टर को विवेचना करने के लिए टैबलेट भी प्रदान किए हैं। सतर्कता विभाग के अन्य कार्मिकों को भी विवेचना के लिए टैबलेट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा है कि शिकायतकर्ताओं की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के सिद्धांत पर कार्य किया जाए। जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री ने निदेशक सतर्कता को निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। आमजन को इस ऐप की पूरी जानकारी होनी चाहिए। निदेशक सतर्कता अमित सिन्हा ने जानकारी दी है कि 1064 नंबर पर ऐप के माध्यम से और फोन से कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। ये नंबर भारत सरकार से प्राप्त है। ऐप के माध्यम से प्रत्येक शिकायत रजिस्टर होगी और इसका पूरा डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। शिकायतकर्ता की पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। ये ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। अगर किसी को भ्रष्टाचार की शिकायत करनी है तो 1064 वेब ऐप पर वो कर सकता है। ये सीएमओ की तरफ से नंबर जारी किया गया है। तो जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण हो जाए, यही कोशिश है सरकार की और इसीलिए इस नंबर को जारी किया गया है। तो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए पहल मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। ज्ञानेंद्र तिवारी और भी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, यही कोशिश है सरकार की और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने 1064 वेब ऐप जारी किए हैं। बताइएगा इस ऐप के बारे में, किस तरीके से लोगों को सहूलियत मिलने वाली है, किस तरीके से ये ऐप काम करेगा और कितने घंटे उपलब्ध रहेंगे इस पर अधिकारी जनता के लिए? देखिए, भाजपा की सरकार ने पिछली बार भी अपने विजन में जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति को रखा था, इस बार भी खासतौर पे अगर हम देखें जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भाजपा की सरकार उत्तराखंड में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर पे जो सतर्कता विभाग की तरफ से जो भ्रष्टाचार मुक्त के लिए उत्तराखंड में एक ऐप लॉन्च किया गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से इसे ऐप को लॉन्च किया गया है और ये ऐप जिससे कि सीधे तौर पे जो लोग हैं, कर्मचारियों, अधिकारियों की जो शिकायतें हैं और डायरेक्ट इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है जिसे सीधे कॉल करके जो जानकारी है अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ दिया जा सकता है। उनकी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी, इस बात की पुख्ता कहीं ना कहीं एक ब्रीफिंग की जाएगी और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये बात कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप के बारे में, टोल फ्री नंबर के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए ताकि लोग जो है इस तरह के भ्रष्टाचार पर लोग रोक लगाएं और अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तुरंत इस पे एक्शन लें और इस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं। और ख़ासतौर पे देखें तो हमने पिछली बार भी जिस तरीके से सरकार, भाजपा की सरकार जिस तरीके
तरीके से लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ती रही। और मौजूदा समय में अगर हम देखें, जिस तरह की धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को सबसे पहले रखा है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की कवायद में जो काम हो रही है, और साफ तौर पे सभी विभागों को जिस तरीके से डिजिटल करने की जो कवायद है वो भी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार जो उत्तराखंड के अंदर ना हो सके। और ऐसे में जिस तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से जो विभागों में कर्मचारी अधिकारी घूस लेते हुए कई बार पकड़े जाते हैं, और ऐसे में जो विजिलेंस की टीम है सतर्कता विभाग की, उनकी तरफ से जो कार्रवाई है वो की जाती है। हालांकि शिकायतें काफ़ी कम संख्या में लोग कर पाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक भय भी होता है शिकायत करते हुए, और उनकी उपलब्धता भी नहीं होती है। हालांकि इस ऐप के माध्यम से अब लोग सीधे अपने मोबाइल से जो शिकायत है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, जो कि विभागों में बैठे बैठे कभी कभी घूस की जो डिमांड करते हैं लोगों से काम के बदले, उनकी जो शिकायतें हैं उनकी तरफ से की जा सकती है, और समय रहते सतर्कता विभाग की तरफ से उन पे एक्शन लिया जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो एक जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भाजपा की, और ऐसे में सरकार इस पे काम कर रही है। धामी सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है ताकि जो विभागों में इस तरह के नंबर और ये ऐप तभी कारगर साबित होगा जब तक जनता को इसकी जानकारी हो, क्योंकि जनता को जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब उन्हें पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे शिकायत करेंगे? इसके लिए क्या तैयारी की गई है? कैसे लोगों को बताया जाएगा कि सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, ये नंबर जारी किया गया है, ये ऐप लॉन्च किया गया है, इसका कोई प्लान तैयार किया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे संबंधित विभाग, सतर्कता विभाग को ये बात अवगत कराया है कि इस ऐप के जो जानकारी है लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया और तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं उनका सहारा लिया जाए, और इसके कहीं ना कहीं लोगों तक जानकारी पहुंचाने की जो कोशिश है वो की जाए, ताकि लोगों को इसके बारे में अवगत हो सके। साफ तौर पे इस ऐप को 2 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में रखा गया है, ताकि जो लोग हैं उनके लिए सहूलियत रहे, लोग इस ऐप के माध्यम से अपनी जो शिकायतें हैं वो इस पे दर्ज करा सकें। और दूसरी तरफ ये कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि समय रहते जल्द से जल्द लोगों को ये जानकारी उपलब्ध कराया जाए। कभी भी कॉल किया जा सकता है, या फिर कोई नियमानुसार इसका तय किया गया है कुछ नियम कि इतने बजे से इतने बजे तक आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं? देखिए, इस ऐप के माध्यम से 24 घंटे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जैसे कि जानकारी सतर्कता विभाग की तरफ से दी गई है। जो ये टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की जो कहीं ना कहीं जो गोपनीयता है, उसका नाम है वो गोपनीय रखा जाएगा। संबंधित किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर वो कोई घूस लेने की बात करता है तो वो इस पर शिकायत कर सकता है, और इस पर सतर्कता विभाग तुरंत एक्शन लेगा। इस तरह की जो जानकारी है इस ऐप में रखी गई है, और खासतौर पे देखा जाए तो ऐप के जरिए लोग सीधे अब जुड़ सकते हैं, क्योंकि पहले देखा जाता था कि टोल फ्री नंबर होता था, या फिर लोग सीधे सतर्कता विभाग के दफ्तर जाते थे, या फिर लेटर के माध्यम से उन्हें डाक द्वारा अपनी जो शिकायत है वो पहुंचाते थे, और इस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा वक्त भी लगता था, क्योंकि अगर कोई किसी विभाग को लेटर लिखता है तो उसमें जाने में वक्त लगता है, उसमें अधिकारी पहले उसमें कहीं ना कहीं अध्ययन करते थे, उसके बाद से जो कार्रवाई है उस संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ किया जाता था। लेकिन जिस तरीके से इस ऐप को लॉन्च किया गया है, सीधे तुरंत जो शिकायत है वो इस विभाग की वेबसाइट पे पहुंचेगी, और वहां जो अधिकारी और कर्मचारी सतर्कता विभाग के बैठे हुए हैं सीधे कहीं ना कहीं इसको ट्रैक करेंगे, और जो शिकायत अधिकारी कर्मचारियों की होंगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है, और सरकार की तरफ से लगातार फैसले भी लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज रुड़की के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। 3:30 बजे हरिद्वार जिले के रुड़की पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दूसरी बार सीएम बनने के बाद पहला रुड़की का दौरा है। आईआईटी रुड़की के 175 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना है। तो कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज रुड़की का दौरा रहेगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। 3:30 बजे करीब वो इस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। तो 3:30 बजे करीब हरिद्वार जिले के रुड़की पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दूसरी बार सीएम बनने के बाद पहली बार उनका रुड़की का दौरा रहेगा। तो आईआईटी रुड़की के 175 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया है।
और राजकुमार पाल मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। राजकुमार, मुख्यमंत्री का रुड़की का आज दौरा रहने वाला है, हालांकि जानकारी तो यह है कि 3:30 बजे करीब पहुंच जाएंगे। अपडेट क्या मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की दौरे पर रहने वाले। शाम को 3:30 बजे वो हेलीकॉप्टर के द्वारा बीएटी ग्राउंड में यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद सीधा प्रदीप बत्रा जो रुड़की से विधायक है उनके आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे। ये मुलाकात एक अहम मुलाकात मानी जा रही है। उसके बाद वहाँ पर महामंडलेश्वर जो यतीन्द्रानंद है उनसे भी मुलाकात करने का यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रोग्राम है। उसके बाद IIT रुड़की में यहाँ पर 175वें स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचेंगे। एक अहम दौरा यहाँ पर रुड़की वासियों के लिए माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और राजकुमार, आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के अलावा अनेक कार्यक्रम भी आप बता रहे हैं। करीब कितने देर तक मुख्यमंत्री रुड़की में रहेंगे? कितने कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं रुड़की में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरेंगे उसके बाद स्थानीय विधायक रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के आवास पर उनका मुलाकात का समय निर्धारित किया गया। उसके बाद वहां से निकलेंगे महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जो है गगनदीप आश्रम जो है वहां पर जीवनदीप आश्रम है, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां महामंडलेश्वर से मुलाकात करेंगे। उसके बाद शाम को 5 बजे के बाद वहां पर IIT रुड़की में जो प्रोग्राम है जिसमें मुख्यमंत्री को बतौर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होना है, वहां पर भी शिरकत करेंगे। जी ठीक है राजकुमार, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री का आज रुड़की का दौरा रहेगा, मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम इसके अलावा रहने वाले। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी टेट के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर 4,43,598 परीक्षार्थी पास हुए हैं। तो प्राथमिक स्तर पर 2,16,994 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि पास हुए हैं। प्राइमरी लेवल पर 38% अभ्यर्थी पास हो चुके हैं, वहीं उच्च प्राइमरी में 28% अभ्यर्थी पास हो चुके हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी कि यूपी टेट के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर 4,43,598 परीक्षार्थी पास हुए हैं। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2,16,994 परीक्षार्थी पास हुए हैं। वहीं प्राइमरी लेवल पर 38% अभ्यर्थी पास हो गए हैं। साथ ही साथ उच्च प्राइमरी में 28% परीक्षार्थी पास हुए हैं। और अब बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सहकारिता विभाग का बड़ा एक्शन, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पर एक्शन लिया गया है। हालांकि जिला सहकारी बैंकों में भर्ती का ये पूरा मामला है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में लापरवाही, 4 जिलों के जिला सहायक निबंधक पर गाज गिरी है। लापरवाही की वजह से जांच शुरू होने के बाद 4 GM पर भी गाज गिरी है। तो चारों AR और 3 महाप्रबंधकों का तबादला कर दिया गया है। DCB देहरादून की महाप्रबंधक का सेवा विस्तार खत्म किया गया है। तो लापरवाही की वजह से कार्रवाई कदर की तबादला और गाजगिरी है। DCB देहरादून की महाप्रबंधक का सेवा विस्तार खत्म कर दिया गया है। तो सहकारिता विभाग का बड़ा एक्शन है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई और अनियमितता के चलते एक्शन भी लिया गया है। तो पूरा मामला जिला सहकारी बैंकों में भर्ती का मामला है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती में लापरवाही बरती गई और अनियमितता पाई गई, जिसकी वजह से 4 जिलों के जिला सहायक निबंधक पर गाज गिरी है। जांच शुरू होने के बाद 4 GM पर भी गाज गिरी है। तो चारों AR और 3 महाप्रबंधकों के तबादले कर दिए गए हैं। साथ ही साथ DCB देहरादून की महाप्रबंधक का सेवा विस्तार खत्म कर दिया गया है। तो अब ये मैसेज, ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही पाई गई, अनियमितता पाई गई तो एक्शन लिया जाएगा और एक्शन लिया भी गया है। और इसी कड़ी में कई तबादले किए गए हैं और तो जांच शुरू होने के बाद 4 GM पर कुल मिलाकर गाज गिरी है। 4 GM के खिलाफ कार्रवाई की गई है भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की वजह से। आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड में जिस वक्त कोरोना अपने चरम पर था, उस वक्त बड़ी संख्या में आपको ये बताएं कि
बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को रखा गया। उन संविदा कर्मचारियों ने उस वक्त बहुत अच्छा काम भी किया था, लेकिन उन लोगों का अनुबंध खत्म होने के बाद सभी को बाहर का रास्ता अब दिखा दिया गया है। हालांकि इतने विरोध प्रदर्शन का अब फायदा होता भी दिख रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को निकाला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि संविदा कर्मचारियों ने कोविड काल में बहुत अच्छा काम किया और ये सही नहीं होगा कि उन्हें ऐसे निकाल दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि हम एक बार फिर ऐसे कर्मचारियों से काम लेंगे। देखिए, सच में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो आपातकाल में लगाए गए थे कि वे उस समय बहुत वैसी स्थितियां थी। अब मैंने कहा कि हम एक हफ्ते में हमारे स्वास्थ्य विभाग में कहाँ कितनी नियुक्तियां हो सकते हैं, क्या हो सकता है उनके लिए, और कैबिनेट के लिए एक नोट बनाएंगे और मुझे लगता है कि उनका रास्ता हम जरूर निकालेंगे। और देखिए, प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही अब नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है, लिहाजा शासन से लेकर जिले तक में बदलाव के लिए सरकार विचार कर रही है। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नौकरशाही की जिम्मेदारियों को बदलने के लिए अब एक्सरसाइज शुरू की जा रही है। शासन में बड़े अधिकारियों से लेकर जिलों में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। केवल आईएएस अधिकारी ही नहीं, बल्कि आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों की भी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद अब विभागीय मंत्रियों की सलाह के आधार पर शासन में बदलाव की तैयारी की जा रही है और इसके बाद जिलों के अधिकारियों को भी बदलने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि शासन में पहले ही कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके हैं, जबकि कई अधिकारियों को केंद्र से प्रतिनियुक्ति की मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस तरह राज्य में शासन स्तर पर बड़ा फेरबदल होना तय है। और वहीं लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को कल प्रतिष्ठित संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेंद्र सिंह नेगी समेत 44 अन्य हस्तियों को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए की धनराशि, अंगवस्त्र और ताम्रपत्र भी दिया जाएगा। नरेंद्र सिंह नेगी को साल 2018 के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा कला और साहित्य जगत की 44 अन्य हस्तियों को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। 12 अप्रैल को नेगीदा अपने साथी कलाकारों के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सामने अपने लोकगीतों की प्रस्तुति भी देंगे। और वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की पेट में रसौली की सफल सर्जरी हुई है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की सोमेश्वर विधानसभा आरक्षित सीट से धामी सरकार में दोबारा कैबिनेट मंत्री बनी रेखा आर्य का आज नई दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल में पेट की रसौली का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ है। श्रीनगर में प्रशासन ने 2 स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की है। श्रीनगर में गंगा दर्शन के पास चल रहे अक्षिता स्टोन क्रशर पर सबसे ज्यादा 1 करोड़ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा धारी देवी के पास संचालित ऋत्विक कंपनी के स्टोन क्रशर पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। वहीं रेलवे कंपनी के स्टोन क्रशर के भंडारण में भी कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिस खनन विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की टीम इन दिनों स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। प्रशासन की टीम को जहां पर भी गड़बड़ी की जानकारी मिल रही है, वही टीम जांच के लिए जा रही है और जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। श्रीनगर क्षेत्र में प्रशासन ने 2 स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्रवाई और तीसरे की जांच के लिए खनन विभाग को बोला है। ये कार्रवाई राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने की थी। श्रीनगर एसडीएम अजय वीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने स्टोन क्रशरों को औचक निरीक्षण किया था। एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया है कि अक्षिता स्टोन क्रशर में उप खनिज का अवैध भंडारण मिला है, जिस वजह से उस पर 1 करोड़ 2 लाख 83 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं ऋत्विक कंपनी का स्टोन क्रशर भी भंडारण के सही सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाया और इसीलिए उस पर भी 5,95,952 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
हमारे और खनन विभाग के संयुक्त जांच में 3 क्रशर की जांच करी गई थी। एक अक्षता स्टोन क्रशर था और 2 जो हमारी रेलवे परियोजना चल रही है उसके अंतर्गत ऋत्विक और मैक्स के क्रशर थे। तो अक्षता स्टोन क्रशर पे तो हमारी अवैध भंडारण के तहत 1,02,83,000 कुछ की पेनल्टी बैठ रही है और ऋत्विक वालों का अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी बैठ रही है 5,95,952 और मैक्स की जो 10% की परमिसिबल लिमिट होती है तो उनका जो ज़्यादा भंडारण है उसके अंदर ही है तो उन पर पेनल्टी नहीं आ रही है। और वही सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध खनन को रोकने के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर तैनात है, लेकिन बावजूद इसके भी खनन माफिया नदी से अवैध खनन कर रहे हैं। विभागीय अधिकारी खनन माफियाओं को रोकने के लिए जरा भी कोशिश करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी से अवैध खनन का खेल किसी भी अधिकारी से छिपा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी अवैध खनन को रोकने के लिए किसी तरीके की कोई रणनीति अधिकारियों द्वारा बनती नजर नहीं आ रही है। वहीं जब इस मामले में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और अवैध खनन को किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। जिसे मेरे द्वारा एक लिखित में भी आदेश किया गया है पुलिस को और हमारे तहसीलदार और खनन निदेशक को। उसके साथ साथ संयुक्त छापेमारी के भी प्रयास किए जाते हैं। हम लोग सीओ साहब के सीओ मैडम के साथ भी करते हैं और बीच बीच में जैसे कभी वीआईपी ड्यूटी या अन्य कामों में पुलिस बिजी हो जाती है तो रेवेन्यू की टीम या फॉरेस्ट की टीम भी जाती है तो उसके जरिए भी कार्रवाई की जाती है। हाँ, इस दौरान ये बीच में देखा गया कि जहाँ खनन पट्टे वगैरह हैं या उसके पास अगर इस तरह शिकायत आती है या रात में आती है कि अवैध खनन हो रहा है तो पुलिस वहाँ आजकल नहीं जा पा रही है। तो उनसे कहा गया कि बाहर जैसे रोड पे आते हैं गाड़ियाँ चेक करें और यदि अवैध पाया जाता है या बिना रॉयल्टी की गाड़ी पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें। किसी को भी जो इलीगल तरीके से माइनिंग करता है किसी को भी ना छोड़ें। और वही उत्तराखंड में बीजेपी अगले आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा है कि बीजेपी ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसकी केंद्र और राज्य में सरकार है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने आगे कहा कि हम आने वाले समय में जनता की आकांक्षा पर खरा उतरने और जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं वो और बेहतर ढंग से लोगों के बीच पहुंचे। इसी क्रम में बीजेपी 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अलग अलग दिवस पर कार्यक्रम करेगी। कार्यक्रम में पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे।